आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंस। देखो क्या होता है, सपोज करो करंटली अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो जैसे आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो किसी भी टाइम पे जब आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हो, पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हो, उस टाइम पे जो 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 डेटाबेस है उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। इंस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा डेटाबेस का, क्योंकि तो पूरा डेटाबेस तो हम लोग नहीं रिफर कर सकते। जब भी हम लोग डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, किसी तरह के डेटा का अपडेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या कहलाता है, उस डेटा को क्या बोलेंगे, इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, अब ये तो हो गया इंस्टेंस। और स्कीमा हमने क्या पढ़ा था, स्कीमा हमने पढ़ा था ना कल कि ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। डेटाबेस का पूरा जो ओवरऑल डिजाइन होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, वो बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, हमने कल भी देखा था कि डेटाबेस स्कीमा बेसिकली उसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ब्लूप्रिंट होता है, इसका स्केलेटन मतलब ढांचा होता है एक तरह से किसका, डेटाबेस का। ठीक है, और हमें स्कीमा ही बताता है पूरा लॉजिकली हम लॉजिकल वाइज हमने वो देखा था ना, लॉजिकल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू, लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू देखा था, एक्सटर्नल यानी व्यू लेवल देखा था, और हमने देखा था फिजिकल लेवल, फिजिकल व्यू। तीन आर्किटेक्चर देखे थे कल हमने। देखो हमने 3 आर्किटेक्चर देखे थे इस तरह के, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल दैट इज लॉजिकल लेवल, इंटरनल लेवल। ये थ्री टियर आर्किटेक्चर था डेटाबेस का। ठीक है, इंटरनल लेवल फिजिकल वाला, ये फिजिकल डेटाबेस, लॉजिकल वाला था, ये एक्सटर्नल व्यू लेवल यूजर लेवल पे था, हमने देखा था। तो लॉजिकली हमारा डेटाबेस कैसा होगा, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें स्कीमा ही बताता है बेसिकली। ये चीज ने बोला गया है। ठीक है, अब देखो स्कीमा कैसे बना सकते हैं, इसकी हम लोग डायग्राम से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप से बना सकते हैं, किसी भी पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू हम लोग स्कीमा को शो कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल बताते हैं स्कीमा क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज करो मैं तुम्हें ये बताता हूँ स्कीमा क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे को डेटाबेस डिजाइन करना है, एक डेटाबेस डिजाइन करना है एम्प्लॉय, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का। तो मान लो मैं पहले तो ना वैल्यू तो बाद में डालूंगा, पहले डेटाबेस डिजाइन करूंगा ना, मैं पहले क्या बोल दूंगा कि मैं पहले बोल दूंगा कि इसमें क्या क्या फील्ड होगी। फील्ड मतलब जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय एज मान लो, फिर सैलरी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूँ नॉर्मल चीजें। तो ये सारे क्या हो गया, ये पर्टिकुलर बेसिकली स्कीमा हो गया डेटाबेस का। क्या हो गया, स्कीमा होगा कि भाई ओवरऑल डिजाइन इतना होगा, इतने ये कॉलम्स हो गए, इन्हीं में डेटा एंट्री होगी, एम्प्लॉय आईडी इधर आ जाएगी, नेम इधर आ जाएगा, एज इधर आ जाएगी, सैलरी इधर आ जाएगी। तो ये बेसिकली स्कीमा हो गया डेटाबेस का डिजाइन स्ट्रक्चर होगा कि भाई इस तरह की डिजाइन होगी, ये पर्टिकुलर फील्ड या ये पर्टिकुलर कॉलम हमारे डेटाबेस में होंगे। तो दिस इज कॉल्ड, ये तो भाई पूरा डेटाबेस हो गया। अब ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो अपना पूरा डेटाबेस हो गया भाई। और ओनली जो डिजाइन पार्ट अपने स्टार्टिंग में करा ये हो गया अपना स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमा हो गया। ठीक है, अब डेटाबेस में होता क्या है यार, एकदम से चीजें चेंजेस होती रहती है। ठीक है, कभी भी चीजें चेंजेस होती है, तो आना ये बहुत मुश्किल होता है कि बार बार डेटाबेस को यूज करो। डेटाबेस को यूज करने की जगह हम उसको इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटाबेस का जो पार्ट यूज कर रहे हैं, जो डेटा यूज कर रहे हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल एक स्कीमा का, देखो ये एक स्कीमा हो गया स्टूडेंट का, ये कोर्स का एक स्कीमा हो गया, ये प्रीरिक्विसाइट टेबल है उसका एक स्कीमा हो गया, सेक्शन एक टेबल बन गई, ये टेबल मान ले कॉलेज की डेटाबेस बन रहा है, इसमें बहुत सारे टेबल है, कोर्स एक टेबल है उसका स्कीमा हो गया, प्रीरिक्विसाइट एक टेबल है उसका स्कीमा हो गया, सेक्शन एक टेबल बनी उसका स्कीमा, ग्रेड रिपोर्ट की टेबल बनेगी उसका स्कीमा हो गया। अब देखो, अब आप कुछ भी चेंज करते हो ना स्टूडेंट का रिजल्ट में, तो सब में चेंज करना पड़ेगा, तो पूरे डेटाबेस को बार बार एक्सेस करेंगे नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी जगह हम उसके स्कीमा को चेक कर लेंगे, स्कीमा को समझ के चेंज करेंगे यूज करके कि भाई पर्टिकुलर किसमें डेटा, किस स्कीमा में डेटा स्टोर हो रहा है, वहीं पे उसको यूज कर लेंगे। कहने की बात ये, स्कीमा बेसिकली क्या है, इसका डिजाइन स्ट्रक्चर है, और पर्टिकुलर टाइम पे आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, वो हो गया इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। साफ सी बात है, ये पूरा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, छोटा सा अगर 2-3 लाइन भी याद कर लो कि इतना था, तो कहीं 2-4 नंबर से ज्यादा पूछेंगे नहीं आपसे कि डेटा मॉडल स्कीमा क्या है। क्लियर है? अब आ जाओ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का तो सीधा सा मतलब देखो, साफ साफ फंडा समझाता हूँ तुम्हें। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो अपन ने देखे थे 3 लेवल होता है, 3 तरह से यूजर्स डेटाबेस को देख सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, जहाँ पे नॉर्मल यूजर देखता है, एक लॉजिकल लेवल जहाँ पे डेटाबेस डिजाइनर एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, एक ये फिजिकल लेवल जहाँ पे एक्चुअल में डेटाबेस प्रेजेंट रहता है। अब इन तीनों लेवल पे अपनी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब कि भाई एक्सटर्नल लेवल पे अगर मैं कुछ काम करूँ तो इस लेवल पे उस लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल लेवल पे मैं कुछ चेंजेस करूँ तो इस पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस करूँ इस पे इफेक्ट नहीं पड़े। इसी को बोलते हैं अपनी इंडिपेंडेंस, इसी को बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब डेटा इंडिपेंडेंस से हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, डेटा इंडिपेंडेंस किस पे बेस्ड है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, क्योंकि तीनों स्कीमा, तीनों टियर, तीनों लेवल है उसमें अपने आप ही
डेटा इंडिपेंडेंस का यूज होता है। कैसे? डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है बेसिकली कि हम लोग डेटा किसी भी टीयर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उस मॉडिफिकेशन का एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। 3 तरह की होती है भाई, समझ रहे हैं? 3 तरह की होती है, सही बात है, 3 तरह की होती है। आपको सिर्फ हेडिंग समझनी है, पूरा समझा दूंगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब कहने का मतलब ये होता है, देखो लॉजिकल, इसका मतलब होता है कि मैं लॉजिकल लेवल पे कोई डेटा चेंज कर सकूं। इसका मतलब होता है मैं लॉजिकल लेवल पे कोई डेटा चेंज कर सकूं और उसका इफेक्ट और उसका इफेक्ट दोनों किसी भी लेवल पे नहीं पड़े। सिमिलरली पहली बात तो क्या कि हम लोग एबल है, हम लोग वी आर एबल टू चेंज, कि हम लोग चेंज कर सकते हैं और चेंज करे बाद भी इस लेवल पर, इन दोनों लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही मोटा मोटा दे रखा है लॉजिकल इंडिपेंडेंस, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल लेवल पे हमने कुछ चेंज करा, डेटाबेस में कुछ चेंज करा, फिजिकल लेवल पे कुछ चेंज करा। पहली बात तो आप चेंज कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग जो चेंज किया उस चेंज का फर्क कोई भी लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ेगा। और सिमिलरली थर्ड पॉइंट आप समझ सकते हो, इसमें थर्ड पॉइंट दिया नहीं है। थर्ड पॉइंट बेसिकली वही है, लॉजिकल फिजिकल दे रखा है और एक्सटर्नल लेवल पे क्या होगा। एक्सटर्नल लेवल मतलब वही कि आप चेंजेस करो एक्सटर्नल लेवल पे और उस लेवल पे तो आप चेंज करते हो दूसरे लेवल पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि हम किसी भी लेवल पे चेंज कर सके, पहली बात। सेकेंडली उसको अगर चेंज करते हो तो एक लेवल का किसी भी दूसरे लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 तरीके होते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल पे चेंजेस करूंगा, फिर चेंज कर सकता हूँ, चेंज करने पे दूसरे दो लॉजिकल और फिजिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली लॉजिकल लेवल पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी दो लेवल्स पे। सिमिलरली फिजिकल लेवल के लिए बात अप्लाई होती है। तो ये कुल मिला के टॉपिक था किसका, डेटा इंडिपेंडेंस का। 2 से 4 नंबर तो हमसे पूछ सकते हैं। कॉर्ड्स 12 रूल, देखो यार कॉर्ड 12 रूल का क्या फंड है। दिक्कत ये है कि इसका एक क्वेश्चन निकल के आता है 6 नंबर या 12 नंबर का और पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है। तो आपको दिक्कत क्या है इसमें, ये लिख के इसके हेडिंग याद करनी पड़ेगी 12 की 12। अगर 12 की 12 हेडिंग याद होगी तो बड़ी बात है, अगर 10 भी याद हो जाए तो ठीक है। तो लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तो इसमें ये कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ करना फंडा ये ही है, इसका फंडा यही है, आपको हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। हेडिंग याद रखो, पॉइंट्स तो दूर की बात है, पॉइंट्स सब मत याद रखना है इसमें, खाली हेडिंग याद रख लो, बड़ी बात है क्योंकि 12 हेडिंग है। क्यों एक्चुअली क्या आरडीबीएमएस पे डेटाबेस के रिलेशनल मॉडल पे जो डॉक्टर एफ कोड है, डॉक्टर एडगर एफ कोड है, इसने कुछ रिसर्च करे थे और रिसर्च के बेसिस पे इसने कुछ 12 रूल बनाए थे जिसको बोलते हैं कॉर्ड्स 12 रूल। ठीक है, ये किसी भी डेटाबेस पे ये रूल जो होते हैं किसी डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग डेटा को रिलेशनली मैनेज कर सके। रिलेशन मतलब डेटा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सो किस तरह से मैनेज करना है ये 12 रूल बता सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये बेसिक और फाउंडेशन रूल था जो कॉर्ड ने दिए थे अपन को। अब इस रूल की, ये रूल की हेडिंग अपन को याद रखनी पड़ेगी, अपने पास बच्चों और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है 12 के 12। पहला रूल क्या है मैं कल का समझा भी दूंगा, पर कॉपी में लिख के याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखने 12 रूल। पहला रूल क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन रूल। ठीक है ना, देखो इंफॉर्मेशन रूल का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारा डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में, ठीक है, वो इस तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो टेबल के फॉर्म में, टेबल सेल के टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होना चाहिए। जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगी। पहला तो हमारा बोलता है इंफॉर्मेशन रूल। सेकंड क्या बोलता है, गारंटेड एक्सेस रूल। सेकंड क्या बोलता है, गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल का देखो मतलब क्या होता है कि गारंटेड एक्सेस रूल में क्या होता है कि गारंटेड एक्सेस रूल में हर एक सिंगल डेटा एलिमेंट वो गारंटी मिलती है कि वो लॉजिकली एक्सेस होगा किसके आधार पे, की वैल्यू के, प्राइमरी की पे। कल हमने देखा था ना, की के बेसिस पे हम लोग पूरा रिकॉर्ड निकाल के लिए आते। फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी और आपका ये यूजर आईडी जो होता है, मोबाइल नंबर जो भी, उससे पूरा डेटा निकाल के लिए आते हैं। सिमिलरली किसी भी डेटा को एक्सेस अगर मिलेगी तो उसके टेबल नेम और प्राइमरी की, उसकी की वैल्यू के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज फॉर एग्जांपल आपने कर रहा हो, आपने एम्प्लॉयज की टेबल बनाई डेटाबेस में, सारे एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज है जिनका ईमेल आईडी है, कुछ एम्प्लॉयज जिनकी ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, तो उनके ईमेल आईडी का क्या होगा, वहाँ पे नल वैल्यू यानी खाली जाएगा, उनका जो वो वाला कॉलम है मोबाइल वाला, वो ईमेल आईडी वाला कॉलम वो खाली जाएगा। तो नल वैल्यू को भी हम लोग सिस्टमैटिकली तरीके हैंडल करना, ट्रीट करना, ये बात बोलिए रूल थर्ड में। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग इसलिए बोलता है कि जितना भी अपने डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफाइन है, कैसे वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, वो पूरा एक ऑनलाइन कैटलॉग में भी डिफाइन होना चाहिए
जिसको बोलते हैं हम लोग डेटा डिक्शनरी। यहाँ पे क्या बोला है, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी बेसिकली आपके डेटाबेस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन स्टोर करता है, डेटाबेस के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और इसी चीज को, उसी इन्फॉर्मेशन को अगर ऑनलाइन स्टोर करना पड़ेगा कैटलॉग में, जिसे बोलेंगे एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। अब अगला आता है, अब देखो हेडिंग बड़ी है पर अपना ऑप्शन याद ये है कि याद करनी पड़ेंगे 12, तो 6 से 12 नंबर का निकल के आता है क्वेश्चन एक। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। नाम से इतना बड़ा कि समझने वाली जरूरत नहीं है, हेडिंग याद हो तो बड़ी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी, अगर आप डेटा को एक्सेस करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हो, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल आप यूज करते हो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो ये लैंग्वेज बेसिकली क्या होनी चाहिए, इसका कोई सिंटैक्स होना चाहिए जो डेटा को सपोर्ट करे, डेटा को डिफाइन करे। बेसिकली मोटा मोटी ये बोल रहा है पॉइंट कि जो भी डेटाबेस को एक्सेस करेगी लैंग्वेज, उसका सिंटैक्स फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए कि वो डेटा को ढंग से डिफाइन कर सके। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, व्यू अपडेटिंग रूल। ठीक है, देखो जितने भी डेटाबेस के व्यू है, जिस तरह से हम लोग डेटाबेस को देख सकते हैं, है ना, उनको थ्योरेटिकली अपडेट होना चाहिए। मतलब वो जो जितने भी व्यूज है वो अपडेट होने लायक होने चाहिए, उनको कभी भी अपडेट होना चाहिए सिस्टम के थ्रू। सिस्टम कभी भी उनको किसी भी तरह से अपडेट कर सके, ये वो चीज बोला है। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट रूल। देखो हम लोग किसी भी हाई लेवल पे हम लोग डेटाबेस में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, कोई अपडेट कर सके और डिलीट कर सके, ये रूल भी होना चाहिए। एट क्या होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, आपको पता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अपन को पता है क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, ये लेवल पे चेंज करो बाकी 2 लेवल फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमको पता है, लॉजिकल लेवल पे फर्क चेंजेस करो बाकी लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस में अगर एक जगह कुछ एक डेटाबेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने एप्लीकेशन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करा तो किसी दूसरे चीजों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारा। ठीक है, ये चीज बोलता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो चीज है वो वही चीज वैसी चीज बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अपन बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस का मतलब देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो एंड यूजर है, जो हमारा एंड यूजर है, उसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो जैसे फेसबुक का डेटाबेस है, फेसबुक डेटाबेस एक जगह थोड़ी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पर एंड यूजर को तो कैसा दिखना चाहिए, एक जगह दिखना चाहिए पूरा। हर एक जगह जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो अलग अलग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, पर जो यूजर यूज करे उसको तो दिखना चाहिए कि एक जगह पूरा डेटाबेस है, ये चीज होती है। 12 पॉइंट क्या बोला, नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल का मतलब यह है कि बेसिकली ये इंटरफेस, इसका इंटरफेस इस तरह से होना चाहिए कि ये उस डेटाबेस सिस्टम की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। मतलब हर कोई यूज नहीं कर सकता उसको, और इंटीग्रिटी मतलब जो डेटाबेस की जो वैल्यू जो डेटा है वो एक तरह से इंटीग्रेट होकर रहना चाहिए, इकट्ठा होकर रहना चाहिए। तो नॉन सबवर्जन ये रूल ये बोलता है बेसिकली कि इस तरह का कोई इंटरफेस दो जो डेटाबेस की सिक्योरिटी को अगर बाईपास नहीं कर सके और इंटीग्रिटी बने रहे, उस तरह की चीजें बनाए। देखो क्या मैं कितना समझा दूंगा, लेकिन 12 पॉइंट्स अपन को हेडिंग याद रखनी पड़ेगी, इसका और कोई ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है,